हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप आईएएस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारा लास्ट 40 डेज प्लान क्या होना चाहिए। मैंने यही सेम प्लान अपने प्रीलिम्स 23 में अप्लाई करा था और इससे मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ भी बहुत आसानी से क्लियर किया। बिफोर डिस्कसिंग द 40 डे प्लान, मुझे अपना एक ओवरऑल प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी भी आपके साथ डिस्कस करनी है। To clear prelims in a short manner, I think these 5 things are essential. जिसमें से फर्स्ट थिंग है आपका स्टैटिक रिवीजन। तो स्टैटिक का जो पोर्शन होता है वहां से क्वेश्चंस थोड़े से प्रेडिक्टेबल होते हैं, राइट? तो अगर उस एरिया में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। टू एंश्योर दैट आपको स्टैटिक का एटलीस्ट थ्राइस रिवीजन जरूर करना है। तो आपकी जो भी बुक लिस्ट होगी आपको उसको 3 टाइम्स रिवाइज करना है। इससे आपका काफी अच्छा होल्ड हो जाएगा स्टैटिक पे और वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओगे। द सेकेंड थिंग इज करंट अफेयर्स। किसी भी एक करंट अफेयर मैगजीन को आपको लगभग 2-3 टाइम्स अच्छे से पढ़ना है। नाउ द टाइम ड्यूरेशन फॉर द करंट अफेयर्स शुड बी अबाउट 12 to 15 months बिफोर द एग्जाम, राइट? सो फॉर द 2024 एग्जाम आपका लगभग जैन 23 से लेके अप्रैल 24 तक का करंट अफेयर हो जाना चाहिए कवर। द थर्ड थिंग विच इज वेरी इसेंशियल इज योर पीवाईक्यू एनालिसिस। लगभग 20-25 साल के पीवाईक्यूज को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन सी रिपीटेटेड थीम्स आ रही है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड, उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है फ्रेमिंग की, ऑप्शंस क्या है, उन ऑप्शंस का बहुत प्रॉपरली आपको रिसर्च करना है। सो ऑल ऑफ दिस यू शुड डू फॉर अबाउट 20-25 years PYQs, right? The fourth important thing to clear prelims is the mock test. I am going to talk about the utility and application of mock tests in some time. But mock test लगभग 20-25 आपको लगा लेने हैं prelims के लिए। And the last thing is the D-Day game plan. इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। Now let us move to our 40-day plan. So लगभग 40 दिन है अभी हमारे पास फॉर प्रीलिम्स 24। तो अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे लगभग 12 घंटे, दिस ट्रांसलेट्स इनटू 480 आवर्स, राइट? सो हमारे पास अभी लगभग 480 घंटे है प्रिपरेशन करने के लिए। तो थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम लगेगा और फिर हमें सी सैट, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के एनालिसिस के लिए कितना टाइम देना चाहिए। सो 480 आवर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा ये प्रिपेयर कर लिया है कि आर्ट एंड कल्चर को आपको लगभग एक रीडिंग करने के लिए 10 घंटे देने चाहिए एंड अगेन एक रिवीजन उसकी करने के लिए 6 घंटे देने चाहिए। सो लगभग 16 घंटे में 2 बार आपका आर्ट एंड कल्चर रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से एंशियंट के लिए आपको 13 आवर्स में 2 बार आपको रिवाइज कर लेना है इसे, राइट? फॉर ईच सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो, तो आपको लगभग 20 घंटे लग जाएंगे एंड उसका एक बार रिवीजन करोगे तो 12 घंटे में अगर उसको रिवीजन कर लोगे जो आपने फर्स्ट रीडिंग में पढ़ा था, तो दोनों मिला के लगभग आपको 32 घंटे चाहिए। इसी तरीके से पॉलिटी में आपको यू विल नीड अबाउट 32 आवर्स, राइट? साइंस एंड टेक में यू विल नीड अबाउट 24 आवर्स, राइट? आई हैव ऑल्सो कंसिडर्ड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में लगभग 45 आवर्स आपको एक रीडिंग में देने, उसी का रिवीजन करने के लिए आपको 27 आवर्स देने, दोनों मिला के लगभग 72 आवर्स में आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? सी सैट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सी सैट आपको करना ही है। तो एक बार अगर अच्छे से सी सैट करोगे, 3 to 5 years के पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करोगे तो 40 घंटे में ये सब हो जाएगा
प्लस उसी उसी चीज का फिर से रिवीजन करने के लिए आपको 20 आवर्स फिर सफिशिएंट है. सो लगभग 60 आवर्स यू विल बी एबल टू डू प्रॉपर जस्टिस टू सीसैट. पीवाईक्यू का एनालिसिस भी आपको करना है हर सब्जेक्ट का. उसके लिए भी आपको लगभग 25 घंटे देने. और एक बार एनालिसिस करके चीजें आपके दिमाग में सेट नहीं होगी तो आपको और एक बार उसे रिवाइज करना है. तो लगभग 20 घंटे लगा के आप उसे और एक बार रिवाइज करो. 45 आवर्स में वो भी चीज आपकी कवर हो जाएगी. मॉक्स आपको देने हैं, लगभग 20 मॉक्स आपको देने ही देने. उन मॉक्स को देके अच्छे से उनका एनालिसिस करना है. You will need about 70 hours for that, right? 20 into 2, 40 plus एनालिसिस करने के लिए 30 आवर्स. सो ऐसा मिला के आपको 70 आवर्स फॉर द मॉक टेस्ट लग जाएंगे, राइट? सो डूइंग ऑल ऑफ दिस यू विल रिक्वायर अबाउट 470 आवर्स. तो हमने देखा हमारे पास 480 घंटे हैं और उन 480 घंटों का बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अच्छा यूटिलाइजेशन अगर हम लोग इतना टाइम दे देंगे लगभग हर सब्जेक्ट को तो बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हमारा कॉम्प्रहेंसिव कवरेज हो जाएगा प्रीलिम्स के सारे एंगल्स का. नाउ यूजिंग दिस टाइम डिवीजन गिवन हियर यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल. तो अगर किसी को पॉलिटी पहले करना है तो वो पॉलिटी को पहले प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. किसी को अगर इकोनॉमिक्स पहले प्रायोरिटाइज करना है वो इकोनॉमिक्स पहले कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर नीड इज, व्हाट योर प्रेफरेंस इज, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो. एक सीक्वेंस में यहाँ सजेस्ट कर सकती हूँ कि पहले पॉलिटी को शेड्यूल करो बिकॉज पॉलिटी इज इजी टू रीड. हमने कई बार पहले भी पॉलिटी को पढ़ा होता है, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? तो उसे अगर हम करते तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाता है. तो उस सेंस ऑफ कंप्लीशन के लिए आप पॉलिटी को पहले रख सकते हो, देन इकोनॉमिक्स सेकंड रख सकते हो. इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है तो इसे समझने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, बट एक बार अगर आप प्रॉपरली सारे कंसेप्ट को समझोगे तो फिर सेकंड टाइम रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? सो पॉलिटी के बाद आप इकोनॉमिक्स को शेड्यूल कर सकते हो. फिर एनवायरमेंट किया जा सकता है क्योंकि काफी इसमें फैक्चुअल चीजें होती है, बहुत चीजें याद रखनी पड़ती है, राइट? और इसमें से भी लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो एनवायरमेंट कैन बी थर्ड. एंड एनवायरमेंट और ज्योग्राफी में काफी ओवरलैप होता है तो एनवायरमेंट के तुरंत बाद आप ज्योग्राफी को शेड्यूल कर सकते हो, राइट? नाउ व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू प्रीलिम्स इज मॉडर्न के कम क्वेश्चंस आते हैं बट साइंस टेक के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? सो ज्योग्राफी के बाद साइंस टेक को शेड्यूल किया जा सकता है. उसके बाद मॉडर्न एंटायर हिस्ट्री का जो पोर्शन है, मॉडर्न फिर एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, इसको एक साथ क्लब करके आप शेड्यूल कर सकते हो, राइट? एंड नॉट फॉरगेटिंग द करंट अफेयर्स, इनको हमें डेली करना है, राइट? वी हैव टू डू देम ऑन अ डेली बेसिस. सो ऊपर के ओवरऑल टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए कुछ आइडियल डेली टाइम टेबल हमारा इस तरीके से दिखेगा. हम जीएस के रिवीजन के लिए 6 घंटे दे सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए 1.5 घंटे दे सकते हैं, सीसैट के लिए 1.5 घंटे दे सकते हैं और मॉक्स दे के उसका एनालाइज भी करने के लिए 3 घंटे दे सकते हैं. इस तरीके से हमारा 12 घंटे का जुडिशियसली यूज हो जाएगा. अगर आपको अपना डे ऐसा 4 चीजों में नहीं बांटना, बिकॉज यहाँ पे आप 4 चीजें एक साथ कर रहे हो, जीएस करोगे, फिर करंट अफेयर्स करोगे, फिर सीसैट करोगे, है ना, मॉक्स भी करना है, तो क्या हो रहा है, एक दिन में 4 चीजें हो रही है. इफ यू डोंट वांट टू फॉलो दिस मॉड्यूल यू कैन डू जीएस का रिवीजन, फिर सीसैट फॉर 2, जीएस का रिवीजन फॉर 7 आवर्स, सीसैट फॉर 2 आवर्स, मॉक्स और उसके एनालिसिस में 3 घंटे दे सकते हो, राइट? एंड देन वीक में 2 बार जीएस के जगह पे करंट अफेयर्स किया जा सकता है. सो आप 5 दिन जीएस कर लो, 2 दिन करंट अफेयर्स कर लो. इस तरीके से ये भी प्लान एक आइडियल डे का हो सकता है, 12 घंटे का, अकॉर्डिंग टू योर
लाइकिंग, आप दोनों में से एक कोई भी प्लान चूज करो। नाउ कमिंग टू मॉक टेस्ट। तो कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? मेरे हिसाब से लगभग 20-25 मॉक टेस्ट आपको दे देनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स। ऑल्सो भले ही आप फर्स्ट सेकंड टाइम प्रीलिम्स दे रहे हो या आपका ये काफी थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट है, एनी विच वेज वन शुड डेफिनेटली गिव द सेक्शनल टेस्ट। क्या होता है कि कई बार हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी सिंपल चीजों में मिस्टेक कर देते हैं एंड इट कॉस्ट अस डियरली इन द एग्जामिनेशन। इसे अवॉइड करने के लिए सेक्शनल टेस्ट जरूर देनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि स्टैटिक का जो हमारा पोर्शन है उसके ऊपर हमारा होल्ड कैसा है, राइट। अब मॉक टेस्ट कब तक देने चाहिए? लगभग 20-25 मई तक ही मॉक टेस्ट देने चाहिए, राइट। उसके बाद सिर्फ यूपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट ही देने हैं। मॉक टेस्ट का यूज क्या होता है कि वो हमें रिवीजन करने में हेल्प करता है। बार बार रिवाइज करने के बाद भी कुछ ऐसी कंसेप्ट्स होती है जो हम भूल जाते हैं या उन कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन पार्ट हमसे नहीं हो पाता। तो इन सब चीजों का अंदाजा हमें लग जाता है मॉक टेस्ट देने पे। हमें ये भी पता चलता है कि हमारा वीक एरिया कौन सा है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना रिवीजन प्लान बना सकते हैं, राइट। फिर कुछ करंट अफेयर्स ऐसा होता है जो हमारे मैगजीन से हमारा मिस हो जाता है, तो मॉक टेस्ट से भी वो कवर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन विच आई फील कि मॉक हमें हेल्प करते हैं, दैट इज हैबिट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू जो होता है ना, वो एक पजल की तरह होता है। तो इनिशियली आप कभी भी कोई पजल सॉल्व करोगे तो आपके ब्रेन को बहुत इरिटेशन होगा। यस, इट योर ब्रेन विल नॉट कोऑपरेट विथ यू, राइट। इट इज एन इरिटेंट फॉर द ब्रेन। बट आप जब वो सेम पजल या उसी तरीके के पजल्स बार बार सॉल्व करते हो तो आपको आपके ब्रेन को एक हैबिट हो जाती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। सो 20-25 मॉक लगाने पे ये हैबिट भी आपकी बन जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक से आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि आपकी फाइनल पेपर की सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। आप कितने क्वेश्चंस करोगे, कैसे करोगे, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी होती है ना फाइनल पेपर को करने की, वो भी आपकी मॉक्स से हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके से 20-25 मॉक्स हमें देने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू एनालाइज योर मॉक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये तो देख लिया हमने कि सेक्शनल टेस्ट हमें देने हैं क्योंकि हमारा फिर स्टैटिक का सब कुछ कवरेज हो जाता है, बट हमें फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं, राइट। मैंने वो डिस्कस किया कि आपका फाइनल पेपर स्ट्रैटेजी जो है वो मॉक से ही डिसाइड होगा। यस, सो फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ हेल्प करेंगे फाइनल पेपर की स्ट्रैटेजी बनाने में। तो आपको 7 से 10 लगभग फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने। एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फुल लेंथ टेस्ट आते हैं, तो आप 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के 7 से 10 टेस्ट करो। इससे क्या होता है कि एक मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, तो यू विल बी वेल एक्वांटेड विथ ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड द लैंग्वेज ऑफ द पेपर, राइट। सो प्लीज गिव 7 to 10 टेस्ट। अब मैंने ये बोला कि 20-25 मई के बाद हमें सिर्फ यूपीएससी के एफएलटीज करने हैं। सो इन योर एग्जामिनेशन टाइम 9 से 11 के बीच में, इन द लास्ट डेज लाइक जून में, आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं एग्जाम मोड में। इससे क्या होगा, यू विल बी वेल वर्स्ड विथ यूपीएससी लैंग्वेज एंड पैटर्न। और हमें लास्ट डे तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ब्रेन को एक हैबिट होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, वो हैबिट हमारी कंटिन्यूड होनी चाहिए, है ना। तो लास्ट डे तक हमें एमसीक्यू जरूर सॉल्व करना है। देन द अदर थिंग what we have to do in the last 40 days is PYQ analysis.
यूपीएससी का पेपर जो है वो स्टैटिक के अलावा बाकी के क्वेश्चन कभी कभी हमें अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? तो काफी सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वो महासीर क्वेश्चन वाला, महासीर फिश वाला क्वेश्चन हो, यस, वायरस वाला क्वेश्चन हो, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है ये अपने ही पीवाईक्यू से इंस्पायर होके यूपीएससी ने फिर से पूछे। तो हमें पीवाईक्यू का एनालिसिस मिस नहीं करना, इससे हमें यूपीएससी के क्वेश्चन सेटिंग के बारे में काफी अंदाजा आ जाता है। तो इसको कैसे करना है? आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक के पीवाईक्यूज पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले ही एक 15 से 20 साल के उसके पीवाईक्यूज उठा लो और उन पीवाईक्यूज का अच्छे से एनालाइज करो, है ना। तो पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस, देन रीडिंग, ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। सो जब आपके पीवाईक्यूज का एनालिसिस हो गया, उसके बाद क्या होगा, रीडिंग आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना है? 4 चीजें करनी है। जब आप पीवाईक्यू पढ़ोगे तो आपको रिपीटेड थीम्स आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी थीम्स पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज रिसर्च अबाउट ईच ऑप्शन, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि ऑप्शन से फिर अगले साल एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको हर ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से रिसर्च करना है। देन यू हैव टू थिंक डीपर अबाउट द ऑप्शंस कि यूपीएससी ने यही ऑप्शन क्यों रखे होंगे, है ना, व्हाई दे हैव केप्ट दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑप्शंस। काफी क्लोज ऑप्शंस होते हैं, तो जब आप ऑप्शंस को अच्छे से रिसर्च करोगे तो उन ऑप्शंस के बीच की इंटरलिंकेज भी आपको समझ आएगी, राइट। एंड ऑल्सो लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है आंसर के बारे में। तो देर आर सर्टन क्वेश्चन जिसके बारे में किसी को हवा ही नहीं होती, है ना, किसी को नहीं पता होता है कि ये क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज द लीड, यही क्लू होता है, हमें आंसर तक पहुंचाता है। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं कि लैंग्वेज को डिकोड कैसे किया जाता है। सो दिस इज अ 2023 क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, which of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to source of their food। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वैगल डांस करके अपने किन को बताता है फूड की डायरेक्शन और डिस्टेंस, राइट। सो दे हैव गिवन अस 4 ऑप्शंस: बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज और वास्प्स। अब जब ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था, कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कौन वैगल डांस करता है, और फर्स्ट इंस्टेंस में काफी डिफिकल्ट भी लग सकता है, बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चीज पूछ ली है इन्होंने, ठीक है। बट इफ यू लुक एट द लैंग्वेज, एक क्लू छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। अगर आप इस क्लू को पकड़ लोगे तो इट विल टेक 2 seconds फॉर यू टू अराइव एट द आंसर, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स है, जैसे वैगल डांस, किन, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सोर्स ऑफ देयर फूड, राइट। तो मैंने जब ऑप्शन पढ़े प्रॉपरली तो मैंने देखा ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका किन होता है, राइट। नाउ व्हाट इज किन? किन मीन्स फैमिली या रिलेटिव, राइट। सो देर इज ओनली वन ऑर्गेनिज्म जिसकी फैमिली होती है, जो फैमिली के साथ रहता है। यस, व्हाट ऑर्गेनिज्म इज दैट? हनी बी, है ना। इसमें क्या होता है, एक ट्विन मदर होती है, राइट, एंड ऑल द हनी बी, द एंटायर सेट ऑफ हनी बी इज हर फैमिली, राइट। तो इससे बस एक कीन वर्ड से हम लोगों को डायरेक्टली समझ आता है कि आंसर क्या है, हनी बीज है। इसी तरीके से आपको पीवाईक्यूज पे ये सारे लॉजिक्स भी लगाने हैं कि अगर आपको पता भी नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, तो उस
क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कुछ क्लू दे रही है क्या? ओके, देयर आर मेनी क्वेश्चंस जहां पे यूपीएससी ने कुछ ना कुछ क्लू दिया है. इफ यू लुक एट द लैंग्वेज केयरफुली, इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आपको वो क्लू फाइंड करने में काफी आसानी हो जाएगी. नाउ द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर डी डे गेम प्लान. हम बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, सब रिवाइज करते, मॉक्स करते, सब कुछ करते, बट अल्टीमेटली डी डे के स्ट्रैटेजी हम नहीं बनाते कि हमारा फाइनल डे में पेपर कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, लॉजिस्टिक्स पार्ट. अगर इस सब का हमने अच्छे से ख्याल नहीं रखा, सो देर आर चांसेस दैट वी माइट फेल इवन आफ्टर पुटिंग इन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. तो एक प्रॉपर गेम प्लान फाइनल डे का बनाना है. नाउ आई थिंक देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जब डी डे गेम प्लान की बात आती है. एक तो आप ऑलरेडी 400 डिसीजंस ले रहे हो, है ना? 100 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 4 ऑप्शंस, तो ऑलरेडी हम पेपर में ही 400 डिसीजंस ले रहे हैं. तो हमें और एडिशनल डिसीजन पेपर में जाने के बाद नहीं लेने कुछ भी. डिसीजंस लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व, पेपर कैसे सॉल्व करना है, वन गो में करना है या राउंड में करना है, ये हम लोग सब कुछ पहले ही डिसाइड करके जाएंगे. पेपर में जाने के बाद ये सब डिसाइड नहीं करना है ना? सो वी शुड हैव वन फाइनल पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी फॉर जीएस एज वेल एज सीसैट. तो इस स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितने राउंड्स में पेपर सॉल्व करोगे, हर राउंड में आप कितना टाइम दोगे, कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? सो ऑल ऑफ दिस शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट में अपने परफॉर्मेंस से एनालाइज करो कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपका बेस्ट स्कोर आता है, राइट? इन योर 7 to 10 FLTs अप्लाई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. कभी 80 करके देखो, कभी 85 करके देखो, कभी 90 करो, कभी 95 कर लो. करके देखने के बाद यू विल नो कि व्हाट इज योर बेस्ट स्कोर, कितने अटेम्प्ट करने के बाद आपका बेस्ट स्कोर आता है. एंड इन द फाइनल एग्जाम स्टिक टू दिस थिंग. ये जो भी आपने डिसाइड किया है कि 80 करोगे, 85 करोगे, 90 करोगे, राइट? स्टिक टू दैट. देयर आर फ्यू पीपल हु से कि पेपर में जाने के बाद डिफिकल्टी के बेसिस पे आप कम ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, बट आई पर्सनली बिलीव इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेज पेपर्स डिफिकल्टी. पेपर कितना डिफिकल्ट है ये एग्जाम में जाने के बाद आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको गेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है ना? तो लगभग अगर आपकी एक डिसाइडेड स्ट्रेटेजी होगी कि इतने सॉल्व करने पे मेरा बेस्ट स्कोर आता है, तो आप वही कर लो. यू ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि आप 1 राउंड में करोगे या 2 या 3 राउंड्स में. दिस ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर मॉक टेस्ट. नाउ क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी के पेपर में एक क्लस्टर में आते हैं, मतलब लगभग सारे पॉलिटी के क्वेश्चन एक साथ, इकोनॉमी के एक साथ. तो हमें हमेशा डायलेमा होता है कि क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करें, कुछ लोग 50 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग रैंडमली स्टार्ट करते हैं, राइट? कभी ये होता है कि अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करें और 1 से 10 के बीच में अगर हमें आ ही नहीं रहा होगा कुछ भी, एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो होता है कि एक टेंशन आने लगता है, एक निगेटिविटी सेट इन होती है. उसको ब्रेक करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 50 से स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट आई बिलीव इज अपने फैमिलियर क्लस्टर से स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ योर फैमिलियर क्लस्टर इज पॉलिटी, तो पेपर को थोड़ा सा देखो कि पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ है एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर, राइट? अगर आप इकोनॉमी में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो इकोनॉमी के क्वेश्चन से स्टार्ट करो. तो इस तरीके से क्या होता है, एक इनिशियल मोमेंटम हमारा बन जाता है, राइट? देन ऑल्सो डिसाइड कि आप बबल फिलिंग कब करोगे, 1 गो में करोगे या बबल फिलिंग विल ऑल्सो बी इन राउंड्स, और इट कैन ऑल्सो बी वन आफ्टर अनदर. तो जैसे एक एमसीक्यू सॉल्व किया, बबल फिलिंग करी, इस तरीके से बबल फिलिंग की भी कई सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती है, राइट? सो दिस इज अबाउट द डी डे जीएस पेपर. अब सीसैट के बारे में देखते हैं क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है. आपको डिसाइड करना है हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट, राइट? जनरली 50 प्लस क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए सीसैट में, है ना? उससे कम करना मतलब
you will be on borderline. तो to be in a safe zone 50 plus questions करने, if you are able to go beyond 50, अगर आप 55 60 भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, you should do that. Then you have to do make a strategy for question selection. कि क्वेश्चन सिलेक्शन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है सीसैट के पेपर में, कि क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करोगे, इसकी भी एक अपनी स्ट्रैटेजी बना लो. Yes. फिर कौन सा सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करोगे, कॉम्प्रहेंशन पहले या कॉन्ट या रीजनिंग, इन तीनों में से पहले क्या करना है, सेकंड थर्ड क्या करना है, इसकी भी एक अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एंड यू टू ऑल्सो डिसाइड कि हर सेक्शन में आप कितना टाइम दोगे, राइट. सो दिस इज roughly the CSAT part. Now you also have to take care of the logistics. जैसे एग्जामिनेशन सेंटर की फेमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रैवल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एट योर बेस्ट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. आपका मेंटल फिजिकल स्टेटस सबसे अच्छा होना चाहिए एग्जाम डे पे, इसके लिए आप बहुत अच्छे से प्लान अहेड करो. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. मेक श्योर दैट यू रेस्ट बिटवीन द GS एंड CSAT पेपर, राइट. सो दिस इज द D-Day गेम प्लान. इसके बारे में आपको अच्छे से एक प्री प्रिपेयर्ड प्लान रखना है. इन द लास्ट 40 days योर हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना. एक दिन भी हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते, राइट. एंड यू मस्ट इंश्योर कि आपका जो ब्रेन है वो अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है. दैट इज वाई यू मस्ट ईट लाइट, डू सम फिजिकल मूवमेंट. इससे क्या होता है, ब्रेन एकदम अलर्ट हो जाता है, अलर्टनेस आ जाती है. बहुत बार क्या होता है कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स के बाद एक लिथार्जी सेट इन होती है, राइट. उस लिथार्जी को तोड़ने के लिए इफ यू सिटिंग फॉर 1-2 hours कंटिन्यूसली, तो बीच में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कुछ भी कर सकते हो जिससे आपके ब्रेन को एक शॉक मिले. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू 5 पुशअप, राइट. 5 सूर्य नमस्कार कर लिए. इससे क्या होता है कि जो लिथार्जी है वो चले जाती है और आपका ब्रेन अगेन बहुत अलर्ट मोड पे आता है ना. Now, the most important thing in the last 40 days that you have to take care is of your mental health, right? आपको अब एक वॉरियर मोड में जाना है ना. आपकी जो स्टडी स्पेस है वो एक वॉर जोन होना चाहिए. यू हैव टू बी कंटिन्यूसली थिंकिंग ओनली अबाउट वन थिंग. यू शुड ओनली बी फोकसिंग ऑन D-Day. कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में MCQs चलने चाहिए, रिविजन चलना चाहिए, इसके बाद क्या करना है ये स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए. यू शुड ऑल बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स दिस डे, है ना. दिस इज योर मेक और ब्रेक डे, राइट. तो एक वॉरियर मोड में चले जाओ. आज से यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग इन. कितनी एफिशिएंसी है, कितने घंटे पढ़ रहे हो, जितने एज द डेज गो ऑन. अगर आपकी पढ़ाई ऊपर ऊपर जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग 8 hours नाउ, कल अगर आप 10 घंटे करोगे, देन अनदर डे इफ यू स्टडी 12 hours, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, राइट. सो कीप ट्रैकिंग योर स्टडी आवर्स, दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. यस. एंड एक ठान लेना है कि हम लोग ये मैं करने ही वाला हूँ एग्जाम क्लियर, या मैं करने ही वाली हूँ एग्जाम क्लियर, राइट. यू शुड हैव दैट रिजॉल्व, है ना. और रोज खुद को बोलना है कि आप करने ही वाले हो. यस, दिस एग्जाम रिक्वायर्स इमेंस डेडिकेशन. खुद को रोज पुश करना फॉर मोर देन अ ईयर इज नॉट इजी, राइट. एंड मोर सो जो लास्ट डेज होते हैं वहां पे चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. काफी कुछ रिवाइज करना है, टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ाई के अलावा जो भी लाइफ में प्रेशर्स होते हैं. सो एवरीथिंग कम्स टुगेदर. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अफर्म योर रिजॉल्व, है ना. Now, most importantly, do active revision of repeated important areas. Active revision as in जो भी repeated theme होती है. For example, the parliament का topic in polity, which is a very important topic. तो बिना किताब खोले just revise कि पार्लियामेंट में क्या है, बिल कैसे पास होता है, कौन सी स्टेजेस होती है, बजट कैसे पास होता है, उसके रेलेवेंट आर्टिकल्स क्या है. ओके. देन what are the types of motions introduced in the parliament. एग्जीक्यूटिव के बारे में रिवाइज कर लो, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स याद कर लो.
बिना किताब खोले आप जितना एक्टिव रिवीजन करोगे उतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में जो है ये फ्रंट पे आ जाएगी सारी इंफॉर्मेशन. दैट इज वाई यू शुड engage yourself in active revision as much as you can. मैपिंग कर सकते हैं. इफ यू गेट वेरी वेरी टायर्ड जस्ट क्लोज योर आईज और जो भी प्लेसेस इन न्यूज है उनको याद कर लो कि ये कहाँ पे है वो कहाँ पे है. इंडिया के सारे माउंटेन रेंजेस हिल्स के बारे में रिवर्स के बारे में याद कर लो. तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली हमें एक एक्टिव रिविजन में एंगेज करना है. राइट. You also have to make sure that your mind is extremely calm. Your emotional health is also good. So meditation is a good way. ठीक है. दिन में एक 5 मिनट आप निकाल सकते हो जहां पे आपको मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं, खुद को काम डाउन करना है एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे दैट इज 16 जून. अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो एग्जाम डे जो है वो आपको किसी भी एक रेगुलर डे की तरह लगेगा. इट विल नॉट फील लाइक एन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी डे. राइट. नाउ व्हाट आई बिलीव कि ये जो एग्जाम है इन लास्ट 40 डेज में इट इज गोइंग टू बी मोर अबाउट योर मेंटल गेम रादर देन स्टडीज. हाँ, पढ़ाई का तो आपने पढ़ाई है, साल भर आप पढ़ रहे हो, लास्ट 3 मंथ से आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, तो ये तो होगा ही. साथ में अब आपका मेंटल गेम, आपका करेज, आपका डिटर्मिनेशन, ये सब डिसाइड करेगा कि आप ये एग्जाम क्लियर करोगे या नहीं. राइट. वी कैन कंट्रोल आवर स्टडीज ओनली, है ना. पेपर तो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है. राइट. ऑल्सो आजकल का जो पेपर आ रहा है यूपीएससी का उसमें बहुत क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. मतलब हमारे ट्रेडिशनल रीडिंग सोर्सेस से नहीं बन पाते. तो मैंने ये देखा है कि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है तो ऐसे क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाओगे. देयर वर मेनी सच क्वेश्चंस इन द 2023 पेपर. एक एग्जांपल जैसे हमने वो हनी बी वाला क्वेश्चन देखा, वहां पे बस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो क्वेश्चन बन रहा था. उसके लिए आपको कोई एडिशनल नॉलेज की जरूरत नहीं थी. राइट. सो यू हैव टू कीप योर माइंड एक्सट्रीमली काम, एक्सट्रीमली अलर्ट, है ना. और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना क्या होगा, यू विल फील कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट. एंड कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. यहाँ पे क्या है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं. किसी को भी मतलब कितनी भी पढ़ाई कर लो 30-35 से ज्यादा क्वेश्चन किसी से बनते नहीं है. उसके बाद आपको करेज ही दिखाना होता है एंड लॉजिकल एलिमिनेशन, लॉजिकल गेसिंग, ये सब करना पड़ता है. राइट. फॉर दैट करेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बार बार डाउट हो सकता है कि ये सही है या वो सही है, वॉट एम आई थिंकिंग, इज इट राइट और रॉन्ग. तो बार बार ऐसा होता है, सेल्फ डाउट होता है. फॉर दैट यू शुड बी एक्सट्रीमली करेजियस. तो अभी मेंटल गेम है ये. यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, calming your mind, your courage, determination, right? And with that, constantly revise जब होता है, constant revision जब हमारा होता है, उससे confidence अपने आप build हो जाता है. Yes, you will have immense faith in your way of thinking. तो बार बार रिवाइज करो, मैक्सिमम रिविजन्स करो इन लास्ट 40 डेज में. एंड रिमेंबर दैट हम लोग सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम प्रोसेस को कंट्रोल करें, रिजल्ट विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. With this, I want to give my best wishes to everybody appearing for prelims 2024. इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ भी मैं वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगी. सो यू कैन हैव अ लुक एट द टाइम टेबल और आप अपना खुद का टाइम टेबल यहाँ से बना सकते हो. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, you can reach out to me or my team on our Telegram channel or on the email ID provided. Thank you.